नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय राजनीति में निर्वाचन प्रक्रिया का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम पढ़ेंगे कि नोटा क्या है। भारत चूंकि एक लोकतंत्र है, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह अब्राहम लिंकन द्वारा एक प्रसिद्ध उक्ति है। ये माना जाता है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में मालिकाना हक तो जनता का ही है, लेकिन जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें लेकर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक असंतोष व्यक्त किया जाता है। लोकतंत्र का महापर्व चुनावों को माना जाता है कि जनता का कोई भी उम्मीदवार यदि पसंद नहीं आता जनता को, तो वह फिर भी ये समझकर मतदान करता है कि दो उम्मीदवारों में से जो कम बुरा है उसे वोट दे दिया जाता है, उसके पक्ष में मतदान कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न उठता है कि हमारी व्यवस्था ऐसा उम्मीदवार नहीं दे सकती जो जनता के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। जैसे हमारे सामने ये स्थिति होती है कि कोई भी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से हम किसी को भी पसंद नहीं करते, तो इस स्थिति में और मतदाता वोट देना भी चाहता है, तो ऐसी स्थिति में नोटा का कंसेप्ट विकल्प प्रस्तुत किया गया। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या नोटा लोकतंत्र में जनता के मालिकाना हक को कायम रखने में सफल रहा है अथवा सफल रहेगा। ये सारे अभी भी यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने बने हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ संभावनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि वास्तव में नोटा क्या है। भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। ये जानना है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार, ये एक केस हुआ है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान यानी कि नोटा वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वां देश 14th मेंबर हो गया। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा का गुलाबी बटन होता है। यदि पार्टियां गलत उम्मीदवार देती हैं तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति जनता अपना विद्रोह दर्ज करा सकती है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ईवीएम मशीन में ये ऑप्शन डाल दिया गया, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में इसके डालने से क्या इफेक्ट भारतीय राजनीति पर आए। नोटा के लागू होने के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए या विधानसभा चुनाव हुए, उनमें जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.02 से भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लोग अभी भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो उनको पसंद है अथवा नहीं पसंद है, फिर भी उनको मत देने के लिए ही तैयार रहते हैं। दूसरी बात है कि जैसे नोटा के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत उन जगहों में अधिक रहा जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं या फिर आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं। अर्थात चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित करने के संदर्भ में अभी भी सामाजिक सहभागिता का अभाव दिखाई देता है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में राजनीतिक दलों को लेकर अभी भी उतनी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई है।
एक और संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ केवल दो मुख्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव में थे, वहाँ नोटा के तहत मतदान का प्रतिशत अधिक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोग चुनावों में क्षेत्रीय दलों को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ये आंकड़े नहीं समझ में आए हैं, क्योंकि नोटा के बारे में जहाँ एक्टिव पार्टीज हैं वो नोटा में जनता को ये विश्वास दिलाती है कि इससे आपका वोट खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नोटा उन क्षेत्रों में कम है, और जो रिजर्व कैटेगरी रिजर्व एरियाज हैं या जो ये नक्सलवादी क्षेत्र है जहाँ राजनीतिक दल कम सक्रिय है, वहाँ पर नोटा का प्रतिशत देखने को ज़्यादा मिला है। अब प्रश्न ये उठता है कि नोटा आवश्यक क्यों है, नोटा की मांग क्यों की गई। तो इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र में जनता के मालिकाना हक को सुनिश्चित करने के लिए, जनप्रतिनिधियों को निरंकुश नहीं होने के लिए, उन्हें जनता के प्रति ईमानदार बनाए रखने के लिए नोटा की आवश्यकता अनुभव की गई। जनता जो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अगर वो जनता को पसंद नहीं है तो नोटा का विकल्प ये बताने का परिचायक माना जा सकता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जरूरी नहीं कि किसी भी उम्मीदवार को वोट किया ही जाए। किसी न किसी तरफ से जनता को इसमें सुप्रीम पावर माना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नोटा होना न होना एक समान है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर तो नोटा एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यह वांछित परिणाम इसके नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नोटा के अंतर्गत पड़े मत का जो प्रतिशत है किसी अन्य उम्मीदवार को मिले मत के प्रतिशत से अधिक हो, तब भी अन्य सभी उम्मीदवारों में जो सबसे आगे होगा वह विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि नोटा में आपने वोट करवा लिया, लेकिन हमारी जो जीतने की जो प्रक्रिया है जो वो क्या है कि उसमें नोटा का अगर ज़्यादा भी वोटिंग परसेंटेज है तो भी जो जिन उम्मीदवारों के पक्ष और विपक्ष में वोट पड़े हैं उसमें जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि नोटा को लोकतंत्र के महापर्व में सिस्टम की तरफ से जनता को बांटा गया एक झुंझुना है, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। जब अगर आप नोटा को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो आपको ये मानना चाहिए कि अगर किसी पोल पर नोटा ज़्यादा आया है, लोगों का नोटा के प्रति रुझान ज़्यादा है, तो उसमें या तो रीपोलिंग करवाई जाए या उम्मीदवारों की जो है उम्मीदवारी समाप्त की जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है तो चुनाव सुधार करना सबसे पहला प्रयास होना चाहिए। यदि जनता अपने प्रतिनिधियों से असंतुष्ट है तो अगले चुनावों में उन्हें सबक सिखा सकती है। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। जनता के पास राइट टू रिकॉल का भी अधिकार है, अर्थात उन्हें अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जब जनता को लगता है कि सारे ही उम्मीदवार अयोग्य हैं, फिर भी किसी न किसी का जीतकर संसद या विधानसभा भवन में पहुंच जाना निश्चित ही नोटा के मूल उद्देश्य के सापेक्ष नजर नहीं आता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो वोटिंग हुआ है उसमें काउंटिंग होती है, चाहे वो कितना भी परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो, अगर जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो ही विजयी घोषित कर दिया जाता है और वह संसद या विधानसभा में अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को आवश्यक बनाए जाने के अपने आदेश में
केवल इस पहलू पर गौर किया था कि यदि जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वह क्या करे। लेकिन यह सवाल भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट है कि यदि नोटा को किसी भी उम्मीदवार से अधिक मत मिलने की सूरत में क्या किया जाए, क्योंकि नोटा की वैल्यू क्या रह गई। तो ठीक है, आपने नोटा बटन दबा दिया आपने, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो तो काउंटिंग, तो वोट जितने दिए गए हैं, फोरकास्ट किए गए हैं, कास्ट किए गए हैं, उनका ही माना जाएगा। ये मसला केवल न्यायपालिका के ही उत्तरदायित्व का नहीं है, विधायिका को भी नोटा को व्यावहारिक बनाए जाने के संबंध में प्रयास करने चाहिए। किसी भी तरह के विकास या बेहतरी में अवरोध उत्पन्न होते ही जनता को बुरा लगता है और राजनीतिक दलों का जो किला है, जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, वो गिरने लगता है। लेकिन जाति और धर्म को मिलाकर बनाए गए ये जो किले हैं, इनकी क्या होती है, राजनीतिक दल लीपापोती कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मतदाता उनके भाव में बह जाता है और वह जो डिसीजन लेना होता है वो नहीं ले पाता है। जागरूक मतदाता ये सोचता है कि वह किसी को भी मत नहीं देगा और वह नोटा का बटन दबा देता है, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर इससे होता कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये जो राजनीतिक विश्लेषकों को ये ढूंढना चाहिए, ये बताना चाहिए कि जिस केंद्र पर उम्मीदवारों के पक्ष विपक्ष से ज्यादा नोटा के पक्ष में अगर वोट डलते हैं तो यह क्या पृष्ठभूमि रहेगी इसकी, क्या इसके बारे में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है। इस तरह की कुछ जो ये सवाल हमारे सामने उपस्थित है, तो इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो नोटा अभी तक जो पर्पज से इसको लागू किया गया था वो पर्पज अभी तक इसका पूरा नहीं हुआ है। ये तो एक वास्तव में जनता के हाथ में एक झुंझुना मात्र कहा जा सकता है। धन्यवाद।